Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 19 December in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is digital voter ID card and its benefit. तो हम जानेंगे डिजिटल वोटर आईडी कार्ड के बारे में और उसके क्या फायदे हैं. The election commission is keen to make the elector photo identity card और एपिक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो इलेक्शन कमीशन है वो इंटरेस्टेड है कि वो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड और ईपिक को अवेलेबल कराए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड हम जानेंगे डिजिटल वोटर आईडी कार्ड के बारे में. द डिजिटल वोटर कार्ड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक टू डिफरेंट फ्रॉम इट्स फिजिकल फॉर्म. जो डिजिटल वोटर कार्ड होगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा इसका फिजिकल फॉर्म से. इट विल बी अवेलेबल एज अ पीडीएफ फाइल एंड कैन बी डाउनलोडेड ऑन वन फोन और कंप्यूटर. ये जो है वो अवेलेबल होगा पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में और उसको डाउनलोड किया जा सकता है फोन या कंप्यूटर पे. द सॉफ्ट कॉपी में ऑल्सो हैव ए क्यूआर कोड दैट विल कैरी द वोटर इनरोलमेंट डिटेल्स सच एज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. जो सॉफ्ट कॉपी होगा उसमें क्यूआर कोड होगा जो कि कैरी करेगा वोटर का इनरोलमेंट डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया. इट इज स्टिल जस्ट अ प्रपोजल एंड नीड टू बी अप्रूव बाय इलेक्शन कमीशन. और ये जो है अभी एक प्रपोजल है और इसको जरूरत है अप्रूवल का इलेक्शन कमीशन का. हाउ टू अवेल इट, किस तरीके से इसको अवेलेबल किया जा सकता है. टू अवेल दिस फैसिलिटी एन इलेक्टिबल वोटर विल हैव टू प्रोवाइड हर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू द ईसी मशीनरी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर इनरोलमेंट इन द वोटर लिस्ट. और इस फैसिलिटी को अवेलेबिलिटी के लिए जो एलिजिबल वोटर होंगे उनको प्रोवाइड करना होगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इलेक्शन कमीशन मशीनरी को जब वो अप्लाई करेंगे इनरोलमेंट के लिए वोटर लिस्ट पे. Once her name is included in the electoral roll, she will be intimated through an SMS or email. और एक बार जब उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा इलेक्टोरल रोल पे तो उनको बता दिया जाएगा ये एसएमएस या ईमेल के माध्यम से. द न्यू वोटर कैन देन डाउनलोड द वोटर कार्ड थ्रू ओटीपी ऑथेंटिकेशन. और जो न्यू वोटर है वो डाउनलोड कर सकेंगे अपना वोटर कार्ड को वन टाइम पासवर्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से. Existing voter may have to re-verify their details with the EC similar to bank KYC process and provide their email or mobile phone number to get their card in the electronic form. और जो एग्जिस्टिंग वोटर है वो रीवेरीफाई करेंगे अपने डिटेल्स को इसी के सिमिलर जैसे कि बैंक का केवाईसी प्रोसेस उस तरीके से और प्रोवाइड करेंगे अपना ईमेल और मोबाइल फोन नंबर को ताकि उनका कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल कराया जा सके. बेनिफिट ऑफर, क्या बेनिफिट ये ऑफर करेगा. एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विल हेल्प द इलेक्शन कमीशन सेव कॉस्ट ऑन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ ईपिक. जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है वो मदद करेगा इलेक्शन कमीशन का कि वो सेव करे जो कॉस्ट है प्रिंटिंग में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में हार्ड कॉपी का एपिक का. The EC feels that voter too will find it useful to have the PDF file of our voter card on our phone. इलेक्शन कमीशन को ये भी महसूस होता है कि ये जो वोटर्स है उनको ये यूजफुल होगा कि जो पीडीएफ फाइल है अपना वोटर कार्ड को वो अपने फोन पर आराम से रख सकते हैं. दिस विल डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट प्रोड्यूसिंग अ वोटर स्लिप ऑन द डे ऑफ वोटिंग. और ये जो है वो हटा देगा जो नेसेसिटी है पहले प्रोड्यूस करने का वोटर स्लिप डे ऑफ वोटिंग में. तो वो सारा नीति खत्म हो जाएगा तो इससे कॉस्टिंग सेव होगा, टाइम बचेगा और काफी इजी होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनके सिंह कॉल फॉर ए फ्रेश लुक एट द 7th शेड्यूल. जो एनके सिंह कमेटी है उसने बोला है कि फ्रेश लुक करने की जरूरत है 7th शेड्यूल पे. तो हम जानेंगे क्यों बोला है 7th शेड्यूल क्या है सब कुछ. 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह हैज कॉल्ड फॉर a fresh look at the constitution 7th schedule which form the basis for allocating subject to the center and state. 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है एनके सिंह उन्होंने बोला है कि फ्रेश लुक की आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल पे जो कि फॉर्म करता है बेसिस एलोकेट करने के लिए सब्जेक्ट जो कि मेंशन है सेंटर और स्टेट लिस्ट में. This is necessary to give more flexibility to state in implementing centrally sponsored scheme and to reinforce trust in fiscal federalism. ये जरूरी है ताकि और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले स्टेट को इम्प्लीमेंट करने में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को और रीइंफोर्स किया जा सके ट्रस्ट फिस्कल फेडरलिज्म पे. 7th शेड्यूल, हम 7th शेड्यूल के बारे में जानेंगे. The 7th schedule under Article 246 of the Constitution deal with the division of power between union and the state. जो 7th शेड्यूल है अंडर आर्टिकल 246 के कॉन्स्टिट्यूशन के वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर के यूनियन और स्टेट के बीच में. इट कंटेन 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. 7th शेड्यूल 3 लिस्ट कंटेन करता है. कौन कौन से? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. The union list details the subject on which parliament may make law while the state list details those under the purview of state legislature. यूनियन लिस्ट जो है वो डिटेल करता है सब्जेक्ट जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाता है जबकि स्टेट लिस्ट डिटेल करता है उसको जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के परव्यू पे होते हैं. Concurrent list on the other hand has subject in which both parliament and state legislature have jurisdiction. However, the constitution provides federal supremacy to parliament on concurrent list item in case of a conflict. तो concurrent list है दूसरी तरफ ये जो है सब्जेक्ट है बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के jurisdiction पे और ये जो है प्रोवाइड करता है फेडरल सुप्रीमेसी पार्लियामेंट को concurrent list आइटम पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये आप देख सकते हैं.
सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट के पास पावर होता है लॉ बनाने के लिए यूनियन लिस्ट में, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली लॉ बना सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। और स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉ बनाने का, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट आर काउज्ड बाय एल नीनो। नहीं, इंडिया में जितना भी ड्राउट होता है वो एल नीनो के कारण ही होता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। एज पर लेटेस्ट फाइंडिंग, नियरली 6 out of 10 ड्रॉट इन नॉन एल नीनो ईयर दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द इंडियन समर मॉनसून सीजन इन द पास्ट सेंचुरी मे हैव बीन ड्राइवन बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक रीजन। जो लेटेस्ट फाइंडिंग पाया गया उसमें जो 6 है आउट ऑफ 10 ड्रॉट में नॉन एल नीनो ईयर पे हुआ है, जो कि ऑकर करता है ड्यूरिंग इंडियन समर मॉनसून सीजन पे पास्ट सेंचुरी पे, जो कि ड्राइवन है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण नॉर्थ अटलांटिक रीजन पे। In 2014, India saw a 14% rainfall deficit or a drought that was not linked to El Nino, and before that in 1986 and 1985. 2014 में इंडिया ने देखा 14% रेनफॉल डेफिसिट और ड्रॉट जो कि लिंक नहीं था एल नीनो से, और इसके पहले भी 1986 और 85 में। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस ड्रॉट, क्या फैक्टर है जिसके कारण इन्फ्लुएंस पड़ता है इस ड्रॉट पे? दिस ड्रॉट आर ए कंसिक्वेंस ऑफ सडन एंड स्टीप ड्रॉप इन रेनफॉल इन लेट अगस्त। ये जो ड्रॉट है वो कंसिक्वेंस है जो सडन और स्टीप ड्रॉप हो जाता है रेनफॉल का लेट अगस्त में। विंड इन दी अपर एटमॉस्फेयर आर इंटरेक्टिंग विद ए डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन अबव द एबनॉर्मली कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर। जो विंड होते हैं अपर एटमॉस्फेयर पे वो इंटरेक्ट करते हैं डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन पे जो कि अबव है एबनॉर्मली कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर पे। द रिजल्टिंग वेव ऑफ एयर करंट कॉल्ड है रोसबी वेव। जो रिजल्टिंग वेव है एयर करंट का जिसको कि हम रोसबी वेव कहते हैं, ये कर्व डाउन करता है नॉर्थ अटलांटिक से जो कि स्क्वीज किया जाता है तिब्बतन प्लेटू के बीच में और हिट करता है सब कॉन्टिनेंट को अराउंड मिड अगस्त में। इस कारण क्या होता है, ये सप्रेस कर देते हैं रेनफॉल को और थ्रो अप करते हैं मानसून को। इस कारण ये रिकवर नहीं कर पाते हैं जून स्लम तक भी। What are Rossby wave? ये Rossby wave है क्या? They are giant meander in high altitude wind that have a major influence on the weather. ये giant meander होते हैं high altitude wind पे जिसका मेजर प्रभाव पड़ता है वेदर के ऊपर। They are influenced by the Coriolis force and pressure gradient. इस पे प्रभाव पड़ता है Coriolis force और pressure gradient का। The wave usual course is to go from west to east but not toward the equator. और जो वेव का यूजुअल कोर्स है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, नॉट इक्वेटर की तरफ। What is El Nino? El Nino है क्या? El Nino is a climatic cycle characterized by high air pressure in the western Pacific and low air pressure in the eastern. एल नीनो एक क्लाइमेटिक साइकिल है जिसको कि हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं हाई एयर प्रेशर से वेस्टर्न पैसिफिक पे और लो एयर प्रेशर से ईस्टर्न पे। ड्यूरिंग दिस इवेंट देयर इज अ वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। और इस इवेंट के दौरान वार्मिंग होता है सी सरफेस टेम्परेचर पे ईस्टर्न और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन पे। इट इज वन फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग साइकिल नॉन एज एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन एनसो। और ये एक फेज है अल्टरनेटिंग साइकिल का जिसको कि हम एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं, एनसो। What caused El Nino? किस कारण से एल नीनो होता है? एल नीनो सेट इन व्हेन देयर इज एबनॉर्मली इन द पैटर्न। एल नीनो तब होता है जब एनोमली आ जाता है पैटर्न पे। द वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड वीकन अलोंग द इक्वेटर एंड ड्यू टू चेंजेस इन एयर प्रेशर द सरफेस वाटर मूव ईस्टवर्ड टू द कोस्ट ऑफ नॉर्थ साउथ अमेरिका। जो वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड होता है वो वीकेंड हो जाता है इक्वेटर के पास और जो बदलाव आता है एयर प्रेशर पे इस कारण सरफेस वाटर मूव कर जाता है ईस्टवर्ड की तरफ टू द कोस्ट ऑफ नॉर्थ साउथ अमेरिका पे। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन वार्म अप फॉर ओवर 6 months एंड रिजल्ट इन एन एल नीनो कंडीशन। और जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन होता है वो वार्म अप हो जाता है 6 month के लिए और इस कारण एल नीनो का कंडीशन बन जाता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट हमको लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन सीम टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ ऑल डिस्कशन सराउंडिंग इंडियन मानसून ड्राउट। जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है वो फोर फ्रंट में है सारे डिस्कशन के लिए जो कि सराउंड करता है इंडियन मानसून के ड्राउट के लिए। दस बियॉन्ड लुकिंग एट द पैसिफिक ओशियन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर अदर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन मानसून फ्रॉम आउटसाइड द टॉपिक। जो बियॉन्ड है पैसिफिक ओशियन के ये इंपॉर्टेंट है कि हम कंसीडर करें जो अदर इन्फ्लुएंस पड़ता है इंडियन मानसून पे आउटसाइड द ट्रॉपिक का। इट इज परहैप्स टाइम टू फोकस जस्ट एज मच ऑन मिड लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस विच माइट एड इन गेटिंग अ बेटर हैंडल ऑन इनहेंस प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून वेरिएबिलिटी। और ये समय है कि हम फोकस करें मच मिड लैटिट्यूड के इन्फ्लुएंस पे जिसका कि प्रभाव पड़ता है बेटर हैंडल करने में इनहेंस प्रेडिक्टेबिलिटी मानसून के वेरिएबिलिटी पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोडियम ओवल एंड अदर टाइप ऑफ मलेरिया। तो हम जानेंगे प्लाज्मोडियम ओवल के बारे में और जो अदर टाइप है मलेरिया का। अ नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवल हैज बीन आइडेंटिफाइड इन ए जवान इन केरला। ये काफी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम ओवल जो है उसको अभी आइडेंटिफाई किया गया एक जवान पे केरला के। टाइप ऑफ मलेरिया, जो टाइप है मलेरिया का, मलेरिया इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो इफ द मॉस्किटो इज सेल्फ इज इन्फेक्टेड विद अ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया जो है वो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के कारण होता है, अगर वो मॉस्किटो इससेल्फ इन्फेक्टेड है मलेरियल पैरासाइट से तब। देयर आर 5 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो सबसे ज्यादा कॉमन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोवलेसी। तो 5 टाइप है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि कॉमन है सबसे ज्यादा, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोवलेसी। इसी कारण हम कह सकते हैं कि समवन अगर कोई भी कॉन्टैक्ट किया है प्लाज्मोडियम ओवेल टाइप ऑफ मलेरिया से, मतलब कि वो पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हुआ है पार्टिकुलर पैरासाइट से। मलेरिया इज ट्रीटेड विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू किल द पैरासाइट। क्लोरोक्विनिन इज द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर एनी पैरासाइट दैट इज सेंसिटिव टू द ड्रग। और मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है किल करने के लिए इस पैरासाइट को, क्लोरोक्विन को प्रीफर किया जाता है ट्रीट करने के लिए कोई भी पैरासाइट जो कि सेंसिटिव है इस ड्रग के लिए। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल सिम्टम जो है वो इंक्लूड करता है फीवर 48 आवर्स के लिए, हेडेक, नोसिया और ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो कि सेम होते हैं पर्सन के लिए जो कि इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स व प्लाज्मोडियम ओवेल से, नॉट मोर डेंजरस है देन वायरल इन्फेक्शन से। बर्डन ऑफ मलेरिया इन इंडिया, जो बर्डन है मलेरिया के इंडिया पे। इन 2018 द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया। जो 2018 का नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था उसमें यह एस्टिमेट किया गया था कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल सफर कर रहे हैं मलेरिया से। 63% ऑफ द केसेस वेयर ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और उसमें 63% केस जो था वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का था। द रिसेंट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 said cases in India dropped from about 20 million in 2000 to about 5.6 million in 2019। और जो रिसेंट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 का था उसमें बताया गया कि इंडिया का जो है ड्रॉप किया है, 20 मिलियन केसेस था 2000 में, अब वो गिर के 5.6 मिलियन हो गया है 2019 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ एक्सोटिक पेट। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर की बात की जा रही है जो एक्सोटिक पेट्स है उनके बारे में, तो हम जानेंगे ये न्यूज में क्यों आया, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर है क्या, सब कुछ। लास्ट मंथ द सुप्रीम कोर्ट upheld an Allahabad High Court order granting immunity from investigation and prosecution if one declare illegal acquisition or possession of exotic wildlife species। लास्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को, ग्रांट किया इम्यूनिटी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से। अगर कोई डिक्लेयर करता है अगर उन्होंने इलीगल एक्विजिशन किया हो, वो पोसेशन किया हो एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का, तो उसको इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम है क्या? द MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज कम आउट विद एन एडवाइजरी ऑन ए वन टाइम वॉलेंट्री डिस्क्लोजर एमनेस्टी स्कीम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने एक एडवाइजरी के तौर पे एक वन टाइम वॉलेंट्री डिस्क्लोजर एमनेस्टी स्कीम के बारे में कहा है। इट अलो ऑनर ऑफ एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज दैट हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली और विदाउट डॉक्यूमेंट टू डिक्लेयर देयर स्टॉक टू द गवर्नमेंट बिटवीन जून एंड दिसंबर 2020। ये जो है अलाउ करता है ऑनर ऑफ एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज को कि जो उन्होंने एक्वायर किया इलीगली व बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो डिक्लेयर करे अपने स्टॉक को गवर्नमेंट को बिटवीन जून से दिसंबर के बीच में 2020 के। द स्कीम एम टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ जूनोटिक डिजीजेज एंड रेगुलेट देयर इंपोर्ट इन इट्स करेंट फॉर्म। हाउएवर जो स्कीम है उसका मकसद है कि वो एड्रेस करे जो चैलेंजेस है जूनेटिक डिजीज का, रेगुलेट करे उसके इंपोर्ट को इसके करेंट फॉर्म पे जैसे हो। इट शैल डेवलप एन इन्वेंट्री ऑफ एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज फॉर बेटर कंप्लायंस अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और ये जो है डेवलप करेगा इन्वेंट्री एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज का ताकि बेटर कंप्लायंस किया जा सके जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट है उसको। However, the amnesty scheme is just an advisory, not an law। लेकिन ये जो amnesty scheme है ये एक advisory है, कोई law नहीं है। What kind of exotic wildlife is covered? किस टाइप का एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ को इसके अंदर कवर किया गया है? द एडवाइजरी हैड डिफाइंड एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज एज एनिमल नेम अंडर द अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 ऑफ दिस साइट। ये जो एडवाइजरी है वो डिफाइन करता है एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज को जैसे कि एनिमल हो गए जिनका नाम अपेंडिक्स 1, 2 या 3 पे है साइट के। इट डज नॉट इंक्लूड स्पीसीज फ्रॉम शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये जो है नहीं इंक्लूड करता स्पीसीज को शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। सो अ प्लेन रीडिंग ऑफ द एडवाइजरी एक्सक्लूड एक्सोटिक बर्ड फ्रॉम द एमनेस्टी स्कीम। इसलिए अगर हम सिंपल पढ़े को स्कीम के बारे में तो ये जो एडवाइजरी है वो एक्सक्लूड करता है एक्सोटिक ब्लड को एमनेस्टी स्कीम से। वाई नीड सच स्कीम, क्यों आवश्यकता पड़ा ऐसे स्कीम का?
The Directorate of Revenue Intelligence, which enforces anti-smuggling law, says India has emerged as a big demand center for exotic bird and animal. जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है DRI, उन्होंने इन्फोर्स करते हुए एंटी स्मगलिंग लॉ को बताया कि इंडिया जो है वो इमर्ज किया एक बिग डिमांड सेंटर एक्जोटिक बर्ड और एनिमल का. देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन स्मगलिंग एंड इंडेंजर स्पीसीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने बताया कि इंक्रीज हुआ है स्मगलिंग का इंडेंजर स्पीसीज का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से. मोस्ट ऑफ दिस एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेड थ्रू इलीगल चैनल एंड देन सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट बेस्ट. और ज्यादातर जो ये एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ है उसको इंपोर्ट किया जाता है इलीगल चैनल के द्वारा और बाद में बेचा जाता है डोमेस्टिक मार्केट में पेस्ट के तौर पे. The long international border and air route are used to source consignment from Bangkok, Malaysia and other top tourist destinations in Southeast Asia as well as from Europe into India. जो लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है, एयर रूट है, वो यूज किया जाता है एक सोर्स के तौर पे कंसाइनमेंट के लिए बैंकॉक से, मलेशिया से और अदर टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन से साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ यूरोप से इंडिया में. साइट के बारे में हम जानेंगे. CITES साइट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. जो साइट है वो स्टैंड करता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद है इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसी भी स्पीसीज में, स्पेसिमेंट्स में, वाइल्ड एनिमल और प्लांट का, वो थ्रेटन नहीं करे उनके सर्वाइवल को. It was drafted after a resolution was adopted at a meeting of the member of International Union for Conservation of Nation in 1963. इसको ड्राफ्ट किया गया था एक रेजोल्यूशन के बाद और अडॉप्ट किया गया था जो मीटिंग था मेंबर का IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 1963 पे. इट इंटर इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, 1975 एंड नाउ हैज 183 पार्टीज. ये फोर्स पे आया था जुलाई 1, 1975 पे और अब इसके 183 पार्टीज है. The convention is legally binding on the parties in the sense that they are committed to implementing it. However, it does not take the place of national law. ये जो कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है इसके पार्टीज के ऊपर जो शेष है इसका कि ये कमिटेड है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इसका अभी भी कोई नेशनल लॉ के तौर पे नहीं है. इंडिया इज सिग्नेटरी टू एंड ऑल्सो रेटिफाइड साइट कन्वेंशन इन 1976. और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है और इंडिया ने रेटिफाई भी किया है साइट कन्वेंशन को 1976 पे. साइट अपेंडिसेस, जो साइट के अपेंडिसेस थे, अपेंडिक्स 1, 2, 3, हम उसके बारे में जानेंगे. साइट वर्क बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज टू सर्टेन कंट्रोल. जो साइट है वो वर्क करता है सब्जेक्ट में इंटरनेशनल ट्रेड का, स्पेसिमेंस का, सिलेक्टेड स्पीसीज कुछ कंट्रोल तक. All import, export, re-export and introduction from sea of species covered by the convention has to be authorized through a licensing system. It has 3 appendices. जितना भी import, export, re-export व introduction होता है sea of species का वो कवर होता है इसी कन्वेंशन से जो कि ऑथोराइज होता है एक लाइसेंसिंग सिस्टम से. इसके 3 appendices है. Appendix 1 include species threatened with extinction. Trade in specimens of this species are permitted only in exceptional circumstances. Appendix 1 जो है वो इंक्लूड करता है स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है. ट्रेड जो है वैसे स्पेसिमेंस का, स्पीसीज का परमिटेड है सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे. Appendix 2 प्रोवाइड है लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. Appendix 2 जो है वो प्रोवाइड करता है लोअर लेवल प्रोटेक्शन का. Appendix 3 कंटेन स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज आस्क्ड अदर साइड पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड. और Appendix 3 जो है वो कंटेन करता है वैसे स्पीसीज को जो कि प्रोटेक्टेड है किसी भी एक कंट्री में कम से कम और जिन्होंने बोला है अदर साइड पार्टीज को कि वो मदद करे कंट्रोल करने में इसके ट्रेड को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस जैन कमिटी. तो हम जानेंगे जस्टिस जैन कमिटी के बारे में. कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2018. कंस्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर 2018 में. इट वर्क टू अनरेवल द रोग्यू ऑफिशियल रिस्पांसिबल फॉर द इनफेमस इसरो फ्रेम अप केस ऑफ 1994 विच डिस्ट्रॉयड द लाइफ एंड रेपुटेशन ऑफ नाम्बी नारायण, वन ऑफ द कंट्रीज प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट. ये जो है वर्क कर रहा है, अनरेवल करेगा रोग्यू ऑफिशियल जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनफेमस इसरो फेम अप केस के 1994 के, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था लाइफ और रेपुटेशन नाम्बी नारायण का जो कि एक कंट्री के प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट है उस समय के. इश्यू क्या था? एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट ऑन नवंबर 30, 1994 मिस्टर नारायण वाज वर्किंग ऑन क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी एट द प्रीमियर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. जिस समय उनको अरेस्ट किया गया था नवंबर 30, 1994 पे, मिस्टर नारायण जो थे वो वर्क कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रीमियर इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे. द पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज एक्यूज्ड हिम ऑफ पासिंग ऑन डॉक्यूमेंट एंड ड्राइंग ऑफ इसरो रिलेटिंग टू विकास इंजन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी एंड PSLV फ्लाइट डाटा ड्राइंग टू पाकिस्तान.
पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने उनको एक्यूज किया था कि उसने पास किया डॉक्यूमेंट को और ड्राइंग जो है इसरो का, जो कि रिलेटेड है विकिंग व विकास इंजन टेक्नोलॉजी से, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी और पीएसएलवी फ्लाइट डाटा ड्राइंग को पाकिस्तान को दिया है। व्हाट हैपेंड एट द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द केस इन 2018 एज ए क्रिमिनल फ्रेम अप बेस्ड ऑन सम काइंड फैंसी और नोशन। इस सेड मिस्टर नारायण कैरियर वाज स्मूटर। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस केस को 2018 में, क्रिमिनल फ्रेम अप था जो कि किसी काइंड ऑफ फैंसी और नोशन के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने कहा कि मिस्टर नारायण का जो कैरियर है उसको स्मूथर किया जाए। The CBI, which took over the probe from Kerala police, has promptly filed a closure report in 1996, but Mr. Narayan fought on to bring his accuser to justice. CBI जिसने लिया था प्रोब को केरला पुलिस से प्रॉम्प्टली फाइल कर दिया था क्लोजर रिपोर्ट 1996 में ही, लेकिन मिस्टर नारायण को लड़ना पड़ा एक्यूज ऑफ जस्टिस के लिए। द एपेक्स कोर्ट इन 2018 जजमेंट हैज कॉल्ड द ट्रीटमेंट मेल्टेड आउट टू द साइंटिस्ट व्हाइल ही वाज इन कस्टडी साइकोपैथोलॉजिकल। और एपेक्स कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में बताया कि जो ट्रीटमेंट है वो साइंटिस्ट का उनको कस्टडी में जो साइको और पैथोलॉजिकल का सामना करना पड़ा। द कोर्ट ऑर्डर दैट Kerala government to pay Mr. Narayan rupees 50 lakh in compensation, though it said more money was not enough to make up for the torture the scientist had endured for 24 years. कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केरला गवर्नमेंट पे करे मिस्टर नारायण को 50 लाख रुपीस कंपनसेशन के तौर पे। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मनी इनफ नहीं है, जो टॉर्चर सहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा 24 इयर्स में। ऑल्सो द साइंटिस्ट हैज सेड दैट द प्रोसिक्यूशन लॉन्च बाय द केरला पुलिस हैड a catastrophic effect on his career and personal life, besides setting back the technological advancement in space research. और साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया था केरला पुलिस के द्वारा, इसका एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट पड़ा उसके कैरियर पे, पर्सनल लाइफ पे, साथ साथ उसने काफी पीछे ले गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को स्पेस रिसर्च की फील्ड पे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट एट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होता है वो इन्वॉल्व करता है, उसमें यूज किया जाता है रॉकेट प्रोपेलेंट को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन ऑफर द हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी फॉर रॉकेट इंजन दैट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। जो कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का, वो ऑफर करता है हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी रॉकेट इंजन के लिए, जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। स्पेसिफिक इंपल्स, अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी अचीवेबल विद क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन is much higher compared to Earth storable liquid and solid propellant, giving it a substantial payload advantage. और जो स्पेसिफिक इंपल्स होता है जो कि एक मेजर होता है उसके एफिशिएंसी का, जो कि अचीवेबल है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट के द्वारा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो काफी हायर होता है अगर हम उसको कंपेयर करें अर्थ के स्टोरेबल लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट से। ये इसको एक सब्सटेंटेबल पेलोड का एडवांटेज देता है। वाई दिस टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्यों ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? इंडिया इज ओनली द 6th कंट्री टू डेवलप द क्रायोजेनिक इंजन आफ्टर यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना एंड रशिया। इंडिया 6था कंट्री है जिसने डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन को, यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना, रशिया के बाद। इट इज इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया कुड लॉन्च हेवी सैटेलाइट ऑफ वेट मोर देन 2500 to 3000 kg with the help of cryogenic engine and it's critical for the success of GSLV प्रोग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया जो है लॉन्च कर सकता है हैवी सैटेलाइट जिसका वेट मोर देन 2500 से 3000 kg तक होगा क्रायोजेनिक इंजन की मदद से, और ये काफी क्रिटिकल था सक्सेस के लिए जीएसएलवी प्रोग्राम के। द टेक्नोलॉजी ऑल्सो होल्ड इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया वाज डिनाइड दिस टेक्नोलॉजी इन 1990 बाय द यूएसए व्हेन इंडिया वाज मेकिंग डील विथ रशिया एजेंसी टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया को डिनाई कर दिया गया था इस टेक्नोलॉजी के लिए 1990 पे यूएसए के द्वारा, जब इंडिया ने डील किया था रशिया के एजेंसी के साथ ट्रांसफर के लिए टेक्नोलॉजी का। विद दिस टेक्नोलॉजी इंडिया डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर स्पेस एजेंसी, और इस टेक्नोलॉजी की मदद के कारण इंडिया को डिपेंड नहीं होना पड़ा अदर स्पेस एजेंसी पे। इट विल नॉट जस्ट हेल्प इसरो प्रोब डीपर इनटू स्पेस बट विल ऑल्सो ब्रिंग इट एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इनेबलिंग इट टू मेक कमर्शियल लॉन्चेस ऑफ हेवियर सैटेलाइट बाय प्रोवाइडिंग द कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल सर्विस। इंडिया कैन टेप द एशियन एंड अफ्रीकन स्पेस मार्केट व्हिच आर लुकिंग टुवर्ड इंडिया ऑन दिस फ्रंट। और ये जो है सिर्फ मदद नहीं किया इसरो का जो प्रोब था डीपर स्पेस में जाने का, बट ऑल्सो एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट करने में मदद किया, इनेबल किया कि वो एक कमर्शियल लॉन्च करे हेवियर सैटेलाइट का। इस कारण जो था कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल सर्विस इंडिया ने प्रोवाइड किया एशियन और अफ्रीकन स्पेस मार्केट को। अब वो क्या है इंडिया पे देख रहे हैं अपने स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाराष्ट्र टू गिव फिल्म सेक्टर इंडस्ट्री स्टेटस। महाराष्ट्र जो है वो फिल्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस देने वाला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड मूटेड टू सैंक्शन इंडस्ट्री स्टेटस टू द फिल्म एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इंडस्ट्री स्टेटस देगा फिल्म और इंटरटेनमेंट सेक्टर को। द टर्म इंडस्ट्री स्टेटस हैज नॉट एक्चुअली बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन एनी लेजिस्लेशन इन इंडिया। Conferring industry status basically entails an inclusion in the state
सेंट्रल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो टर्म इंडस्ट्री स्टेटस है वो नहीं कहीं भी एक्चुअली स्पेसिफाइड है जो कि डिफाइन किया गया हो किसी भी लेजिस्लेशन में इंडिया का। कन्फर करना है इंडस्ट्री स्टेटस बेसिकली इंटेल करेगा कि इसको इंक्लूड किया जा रहा है स्टेट और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। इमीडिएट बेनिफिट विल बी, जो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा फिल्म सेक्टर को, उसका इमीडिएट बेनिफिट क्या होगा? गेटिंग लोन विथ लेस ट्रेवल एट लोअर इंटरेस्ट रेट, कि लोन ले पाना लेस ट्रेबल सम हो जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। इनेबलिंग लार्ज इन्वेस्टर टू बी फाइनेंसिंग पार्टनर, जो लार्ज इन्वेस्टर है वो फाइनेंसिंग पार्टनर बनेंगे। अट्रैक्टिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकेगा इस सेक्टर पर। इनेबलिंग डेवलपर टू रिफाइनेंस देयर एग्जिस्टिंग डेब्ट, और इनेबल करेगा डेवलपर को रिफाइनेंस कर सके अपने एग्जिस्टिंग डेब्ट को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.